नमस्कार। एड्यू सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज हम इतिहास के एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। हम बात करेंगे 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब सदियों पुरानी परंपराएं और एक नए भविष्य की सोच आमने सामने खड़ी थी। आज हम भारत के उन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को गहराई से समझेंगे जिन्होंने हमारे देश की सोच और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन सुधारों की, इन रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, 19वीं सदी का जो भारतीय समाज था वो एक तरह से ठहर गया था। कई कुरीतियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। और इस ठहराव का, इस जड़ता का सबसे गहरा और सबसे बुरा असर पड़ा समाज में महिलाओं की स्थिति पर, जो लगातार गिरती ही जा रही थी। ये एक ऐसी सूखी जमीन बन चुकी थी जिसे अब नए विचारों की बारिश का बेसब्री से इंतजार था। तो आइए देखते हैं कि उस समय समाज में कौन कौन सी बड़ी कुरीतियां फैली हुई थीं। सबसे पहली और सबसे भयानक थी अस्पृश्यता, यानी छुआछूत। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ जन्म के आधार पर समाज के एक बड़े हिस्से को अछूत मान लिया गया था। यह सिर्फ एक भेदभाव नहीं था, यह इंसानियत का अपमान था। फिर था जातिगत शोषण, मतलब आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत का कोई मोल नहीं, आपकी पहचान सिर्फ आपकी जाति से तय होती थी। इसके अलावा पूरे समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था और धर्म के नाम पर बहुदेववाद, यानी अनेक देवी देवताओं की पूजा इस हद तक बढ़ गई थी कि धर्म का जो असली सार था वो कहीं खो सा गया था। और इसका सबसे ज्यादा फायदा पुजारी वर्ग उठा रहा था। और इन सभी सामाजिक बुराइयों का सबसे ज्यादा बोझ अगर किसी ने उठाया तो वो थी महिलाएं। समाज में उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तरफ थी सती प्रथा, एक बेहद क्रूर और अमानवीय प्रथा जिसे धर्म का नाम दे दिया गया था। दूसरी तरफ बहुविवाह, यानी एक पुरुष कई शादियां कर सकता था, जिसने महिलाओं की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। और फिर थी पर्दा प्रथा, जिसने महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद करके रख दिया था, बाहरी दुनिया से उनका नाता ही तोड़ दिया था। और महिलाओं में भी अगर सबसे दर्दनाक और मुश्किल जिंदगी किसी की थी तो वो थी विधवाओं की। समाज ने उनके पुनर्विवाह, यानी दूसरी शादी करने पर मानो एक ताला ही लगा दिया था। सोचकर देखिए, एक लड़की जिसकी कम उम्र में शादी हुई और वो विधवा हो गई, उसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले समाज के तानों और तिरस्कार के साथ गुजारनी पड़ती थी। उन्हें अशुभ माना जाता था और उनका जीवन किसी सजा से कम नहीं था। ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। इस घने अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण बनकर सामने आए राजा राम मोहन राय। उन्होंने ठान लिया कि वो सती प्रथा जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और जानते हैं, इस जंग में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? ज्ञान। उन्होंने हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया और ये साबित कर दिया कि सती प्रथा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने लगातार लेख लिखे, लोगों से बहसें की और ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया कि इस सामाजिक हत्या को कानून बनाकर रोका जाए। अब राजा राम मोहन राय तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चाहिए थी प्रशासनिक शक्ति, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और वो शक्ति मिली उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से। बेंटिंग खुद भी एक सुधारवादी सोच के इंसान थे और वो राजा राम मोहन राय के तर्कों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वो हिम्मत वाला कदम उठाया जिससे ब्रिटिश सरकार अब तक बचती आ रही थी, और वो था भारतीय सामाजिक मामलों में सीधे सीधे हस्तक्षेप करना। साल 1829 में उन्होंने तय किया कि मानवता किसी भी रीति रिवाज से ऊपर है। तो सती प्रथा का अंत हुआ कैसे? ये स्लाइड इसे एक सिंपल से इक्वेशन या समीकरण के तौर पर बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ थे राजा राम मोहन राय, जिनके अथक प्रयास थे, उनका ज्ञान था, समाज को बदलने का उनका जुनून था। और दूसरी तरफ थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनके पास कानून बनाने की, उसे लागू करने की शक्ति थी। जब एक भारतीय समाज सुधारक का दृढ़ निश्चय और एक ब्रिटिश प्रशासक की राजनीतिक शक्ति, ये दोनों ताकतें एक साथ मिली, तो उसका नतीजा क्या हुआ? सती प्रथा का हमेशा के लिए अंत। 1829, इस साल को अपने जहन में बिठा लीजिए। ये सिर्फ एक साल नहीं, ये भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर है। ये वो साल था जब इंसानियत की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। और ये था वो ऐतिहासिक कानून, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829। इस एक कानून ने सती प्रथा को पूरी तरह से गैरकानूनी और एक दंडनीय अपराध बना दिया।
मतलब अब किसी महिला को सती होने के लिए उकसाना या मजबूर करना हत्या का प्रयास या हत्या का अपराध माना जाने लगा। इस कानून ने समाज को एक बहुत साफ और सख्त संदेश दिया कि परंपरा के नाम पर किसी भी तरह की क्रूरता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सती प्रथा पर मिली इस बड़ी जीत ने समाज सुधारकों को एक नई हिम्मत दी, एक नया हौसला दिया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि अगर ठान लिया जाए तो बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। तो अब अगला मोर्चा कौन सा था? अगला लक्ष्य था विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारना। अब लड़ाई थी विधवाओं को समाज में सम्मान दिलाने की और सबसे जरूरी उन्हें फिर से विवाह करने का अधिकार दिलाने की। और इस लड़ाई के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके नाम में ही देखिए विद्यासागर, यानी ज्ञान का सागर। और वो सचमुच ज्ञान के सागर थे। उन्होंने भी राजा राममोहन राय की तरह ही प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और ये साबित किया कि हमारे शास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति है। उन्होंने हजारों की संख्या में पर्चे छपवा कर बंटवाए, सरकार को ढेरों याचिकाएं दी, और वो सिर्फ उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि खुद मिसाल कायम करने में यकीन करते थे। वो बाल विवाह के भी कट्टर विरोधी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और साल 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। इस कानून ने विधवाओं के दोबारा विवाह करने को कानूनी मान्यता दे दी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन विद्यासागर जी सिर्फ कानून बनवाकर ही नहीं रुके। उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल पेश करने के लिए अपने बेटे की शादी भी एक विधवा से करवाई। ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। और ये जो बदलाव की आग थी ना, ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रही, ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। महाराष्ट्र में देखिए, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए मंडल की स्थापना की। वहीं एमजी रानाडे ने विडो मैरिज एसोसिएशन बनाया। मतलब अब यह लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं रह गई थी, बल्कि अलग अलग संस्थाएं बनाकर, संगठित होकर पूरे समाज को बदलने का आंदोलन बन रही थी। कानून बन रहे थे, संस्थाएं काम कर रही थीं, लेकिन लोगों की सोच को बदलने के लिए एक और बहुत ताकतवर हथियार का इस्तेमाल हो रहा था, और वो था प्रेस, यानी अखबार और पत्रिकाएं। गुजराती साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। करसनदास मूलजी ने इसके जरिए सुधार के विचारों को घर घर तक पहुंचाया। यह उनका तरीका था समाज की पिछड़ी सोच पर चोट करने का, विधवा विवाह का समर्थन करने का और समाज में फैले पाखंड का पर्दाफाश करने का। सुधार की इस लड़ाई का एक और बहुत बड़ा मैदान था, एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो थी बाल विवाह। सोचिए, एक ऐसी प्रथा जो बच्चों से उनका बचपन, उनकी मासूमियत, उनका भविष्य सब कुछ छीन लेती थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादी उनसे कई साल बड़े पुरुषों से कर दी जाती थी, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत हानिकारक था। समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा के खिलाफ एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई लड़ी। इस लंबी लड़ाई में जो पहला बड़ा कदम उठाया गया वो था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। एक पारसी सुधारक थे बीएम मालाबारी। उनके ही प्रयासों से एक कानून आया जिसने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने को एक अपराध बना दिया। हाँ, ये सीधे सीधे बाल विवाह पर पूरी तरह रोक तो नहीं थी, लेकिन उस दिशा में ये एक बहुत बहुत जरूरी पहला कदम था। लेकिन बाल विवाह के खिलाफ जो सबसे मजबूत और सबसे असरदार कानून आया वो था 1929 का शारदा एक्ट। इसका जो आधिकारिक नाम था वो था बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ये कानून हरबिलास शारदा के अथक प्रयासों से संभव हो पाया और ये बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक गेम चेंजर, एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। तो इस शारदा एक्ट ने आखिर किया क्या? इसने पहली बार शादी के लिए एक कानूनी न्यूनतम उम्र तय कर दी। लड़कियों के लिए ये उम्र रखी गई 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। हाँ, आज के हिसाब से देखें तो ये उम्र काफी कम लग सकती है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सोचिए, जब बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी, तब ये एक बहुत ही प्रगतिशील, एक बहुत बड़ा कदम था जिसने लाखों बच्चियों का भविष्य बर्बाद होने से बचाया। लेकिन देखिए, जितने भी सुधारक थे वो एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि सिर्फ कानून बनाने से समाज पूरी तरह नहीं बदलता। डंडे के जोर पर आप किसी से कुछ करवा तो सकते हैं, लेकिन उसकी सोच नहीं बदल सकते। असली और स्थायी बदलाव तो तब आता है जब लोगों की सोच बदलती है। और सोच बदलने का सबसे शक्तिशाली औजार क्या होता है? जी हां, शिक्षा, एजुकेशन। और यही था इन सुधारकों के मिशन का दूसरा चरण और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत में शिक्षा का विकास।
और जब हम भारत में आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो थॉमस बैबिंगटन मैकाले का जिक्र किए बिना बात अधूरी रह जाती है। साल 1835 में उन्होंने अपना मशहूर मैकालेज मिनट पेश किया, जिसने भारत में एजुकेशन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। उनका मुख्य मकसद था अंग्रेजी शिक्षा के जरिए एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना जो खून और रंग से तो भारतीय हो, पर अपनी सोच, अपने विचार और अपनी पसंद से अंग्रेज हो। और इसका असर भी एक दो धारी तलवार की तरह हुआ। एक तरफ इसने भारतीयों को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और विज्ञान जैसे नए पश्चिमी विचारों से परिचित कराया, तो वहीं दूसरी तरफ इसने भारत की अपनी हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपराओं को हाशिए पर धकेल दिया। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल सिर्फ एक प्रांत नहीं था, बल्कि भारत का बौद्धिक दिल था, उसका इंटेलेक्चुअल हार्ट। यहीं पर उन बड़े सुधार आंदोलनों की नींव रखी गई जिन्होंने आने वाले दशकों में पूरे देश की सोच को बहुत गहराई से बदला। तो सवाल यह है कि बंगाल में इस बदलाव के पीछे की सोच क्या थी? इसका जो मूल आधार था वो था तर्कवाद यानी रैशनलिज्म। सुधारकों का मानना था कि भाई किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है, नहीं, उसे तर्क की कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। और उनका दूसरा हथियार थी आधुनिक शिक्षा। उनका मानना था कि अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा से ही लोगों की सोच खोलेगी, तभी वो सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसी कुरीतियों को समझकर उन्हें दूर कर पाएंगे। और इसी सोच ने कई बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। इस जागरण का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण संगठन था ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। इसे हिंदू धर्म के अंदर से निकला पहला संगठित सुधार आंदोलन माना जाता है। बंगाल में राजा राम मोहन राय जैसे महान सुधारकों ने इसे स्थापित किया और इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में आ गई कुरीतियों को दूर करना। इन्होंने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया और कहा कि ईश्वर एक है, उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने तर्क और वेदों के अध्ययन पर बहुत जोर दिया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब भी कोई नया विचार आता है तो उसका विरोध भी होता ही है। सुधार का ये रास्ता बिल्कुल भी सीधा और आसान नहीं था। समाज में अलग अलग तरह की विचारधाराएं पैदा होने लगी। कुछ लोग थे जो बहुत तेजी से बदलाव चाहते थे, कुछ थे जो धीरे धीरे सुधार करना चाहते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो किसी भी तरह के बदलाव के सख्त खिलाफ थे। तो अब हम इन्हीं अलग अलग और अक्सर टकराने वाली विचारधाराओं को जरा समझेंगे। इस वैचारिक टकराव में जो सबसे जोशीली और कह सकते हैं कि कट्टरपंथी आवाज थी, वो थी यंग बंगाल आंदोलन की। और इस आंदोलन के पीछे का चेहरा थे हेनरी विवियन डिरोजियो, हिंदू कॉलेज के एक शिक्षक। डिरोजियो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो अपने छात्रों के मन में आजाद सोच की आग लगाते थे, और इसी वजह से वो इस पूरी बहस में एक क्रांतिकारी आवाज बनकर उभरे। यंग बंगाल आंदोलन 1820 के दशक के आखिर में कलकत्ता के मशहूर हिंदू कॉलेज से शुरू हुआ। अब यह ब्रह्म समाज से काफी अलग था। जहां एक तरफ ब्रह्म समाज धर्म के दायरे में रहकर सुधार चाहता था, वहीं यंग बंगाल आंदोलन हर पुरानी परंपरा, हर रीति रिवाज और हर तरह की सत्ता पर सवाल उठा रहा था। डेरोजियो अपने छात्रों को सिखाते थे कि किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, हर चीज पर सवाल करो। सोचिए, उस समय के लिए यह सोच कितनी क्रांतिकारी रही होगी। तो जब सुधार की लहर इतनी तेज हो तो जाहिर है प्रतिक्रिया भी होगी। ब्रह्म समाज और यंग बंगाल के विचारों के जवाब में 1830 में धर्म सभा की स्थापना हुई। ये एक रूढ़िवादी संगठन था। यहाँ पुनरुत्थानवादी या रिवाइवलिस्ट का मतलब है वो लोग जो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को फिर से स्थापित करना चाहते थे। इसका मुख्य काम था ब्रह्म समाज द्वारा किए जा रहे सुधारों का विरोध करना, और जिसे वो सनातन या पारंपरिक हिंदू धर्म मानते थे उसकी रक्षा करना। तो उस समय एक तरह का वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ था ब्रह्मा समाज जो आधुनिक शिक्षा, तर्क और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के अंत की बात कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ थी धर्म सभा जो इन सभी विचारों को पश्चिमी और संस्कृति पर हमला मानती थी। ये सिर्फ दो संगठनों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सुधार और परंपरा के बीच एक सीधी टक्कर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुधार का जो मुख्य आंदोलन था यानी ब्रह्म समाज, उसके अंदर भी तनाव चल रहा था। साल था 1858 जब केशव चंद्र सेन नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति ब्रह्म समाज से जुड़े। उनके आने से समाज में एक नई ऊर्जा आ गई। सेन के विचार ज्यादा प्रगतिशील थे और उन्होंने ब्रह्म समाज के संदेश को न सिर्फ एक नई दार्शनिक दिशा दी, बल्कि उसे बंगाल के बाहर पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
पर केशव चंद्र सेन के विचार जितने लोकप्रिय हुए उतनी ही विवादास्पद भी। उनके और समाज के पुराने नेताओं जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि 1866 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हो गया। जो मूल ब्रह्म समाज था वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाला भारतवर्षीय ब्रह्म समाज और दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला आदि ब्रह्म समाज। ये विभाजन हमें दिखाता है कि सुधार का रास्ता कितना जटिल और चुनौतियों से भरा था। और कहानी में एक और मोड़ आया। कुछ समय बाद केशव चंद्र सेन के अपने संगठन में भी मतभेद पैदा हो गए। 1878 में उनके कुछ अनुयायी उनसे अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके नेता आनंद मोहन बोस जैसे लोग थे। तो इस तरह जो आंदोलन एक धारा के रूप में शुरू हुआ था वो समय के साथ कई धाराओं में बंट गया। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि हर धारा का लक्ष्य समाज को बेहतर बनाना ही था। अब हम अपनी कहानी को बंगाल से पश्चिम भारत की ओर ले जाते हैं। देखिए, बंगाल में जो विचार पैदा हुए थे वो वहीं तक सीमित नहीं रहे। वो यात्रा करते हुए महाराष्ट्र पहुंचे और वहां के समाज की जरूरतों के हिसाब से उन्होंने एक नया रूप ले लिया। चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र में सुधार की ये लौ कैसे चली। 19वीं सदी के मध्य तक महाराष्ट्र सामाजिक सुधारों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, लेकिन यहाँ का जो ध्यान था वो बंगाल से थोड़ा अलग था। महाराष्ट्र में सुधारकों ने अपना सबसे ज्यादा ध्यान समाज में बहुत गहराई तक समाई हुई जाति व्यवस्था पर केंद्रित किया। सामाजिक न्याय, जाति विरोधी अभियान और महिलाओं की शिक्षा, ये महाराष्ट्र के नव जागरण के मुख्य स्तंभ बने। महाराष्ट्र में सुधार की कहानी कई चरणों में आगे बढ़ी। सबसे पहले 1849 में परमहंस मंडली बनी, जो एक गुप्त समाज था और वो जातिवाद को खत्म करने के लिए काम करती थी। फिर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जो सीधे तौर पर बंगाल के ब्रह्म समाज से प्रेरित थी। ये दिखाता है कि विचारों का प्रवाह कैसे एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था। और फिर 1873 में आया सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने निचली जातियों के उत्थान के लिए की थी। परमहंस मंडली के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जरा सोचिए, उस समय जाति व्यवस्था पर सीधे हमला करना कितना खतरनाक रहा होगा कि इन सुधारकों को छिपकर काम करना पड़ा। इसके संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही महाराष्ट्र में एक ऐसे समाज की नींव रखने का सपना देखा था जहां सब बराबर हों। और ऐसा नहीं था कि ये विचार सिर्फ बंगाल और महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे। ये आग दक्षिण भारत तक भी पहुंची। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बंगाल से शुरू हुई सुधार की लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। अब हम महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली जाति विरोधी आंदोलन और उसके दूरदर्शी संस्थापक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये वो आंदोलन था जिसने सामाजिक समानता की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दी। 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का नाम ही उसकी पहचान है। सत्यशोधक यानी सत्य की खोज करने वाला। पर किस सत्य की? सामाजिक बराबरी के सत्य की। इसका मिशन बिल्कुल साफ था, समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करना और शोषित तथा वंचित जातियों के उत्थान के लिए काम करना। इस क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे जो महान व्यक्ति थे वो थे ज्योतिबा फूले। उनकी कहानी इस आंदोलन को और भी खास बना देती है। फूले खुद माली समुदाय से आते थे, जिसे उस समय निचली जातियों में गिना जाता था। इसलिए वो जाति के भेदभाव और उत्पीड़न को सिर्फ जानते नहीं थे, उन्होंने उसे जिया था। उनका अनुभव किताबी नहीं बल्कि वास्तविक था, और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। सत्यशोधक समाज का एजेंडा बहुत स्पष्ट और क्रांतिकारी था। इसे भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ चलाए गए सबसे शक्तिशाली अभियानों में से एक माना जाता है। इन्होंने सीधे सीधे उस चतुर्वर्ण व्यवस्था को खारिज कर दिया जो समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती थी। फूले ने कहा कि सभी मनुष्य बराबर पैदा होते हैं। उन्होंने दलितों और तथाकथित अछूतों के लिए शिक्षा और सम्मान की मांग की, क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान और सम्मान ही सच्ची आजादी की कुंजी है। परमहंस मंडली पर इसकी नींव किसने रखी? वो थे दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। हाँ, ये 2 नाम याद रखने बहुत जरूरी है।
इन दोनों समाज सुधारकों का ना एक बहुत बड़ा सपना था। वो महाराष्ट्र में एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो बराबरी पर आधारित हो, मतलब एक समतामूलक समाज। सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी सोच थी, जहां कोई भेदभाव न हो और सबको एक जैसा मौका मिले। अब परमहंस मंडली से आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रार्थना समाज पर। इसकी स्थापना हुई थी 1867 में और इसे शुरू किया था आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहाँ पर साल और संस्थापक का नाम, ये दोनों ही फैक्ट्स परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि प्रार्थना समाज जो महाराष्ट्र में काम कर रहा था, वो बंगाल के ब्रह्म समाज से बहुत ज्यादा प्रेरित था। इससे पता चलता है कि समाज सुधार की जो लहर थी ना, वो किसी एक कोने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैल रही थी और लोग एक दूसरे से सीख रहे थे। प्रार्थना समाज के जो लक्ष्य थे वो एकदम साफ थे। सबसे पहले जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध करना, दूसरा विधवाओं के दोबारा विवाह का समर्थन करना, और तीसरा जो कि बहुत जरूरी था वो था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे विचार उस समय के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील थे। लेकिन देखिए, प्रार्थना समाज को असली पहचान और ताकत तब मिली जब 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें हम एमजी रानाडे के नाम से जानते हैं, वो इससे जुड़े। उनके आने से ये आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में पहचाना जाने लगा। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इस समाज के मुख्य स्तंभ कौन कौन थे। आत्माराम पांडुरंग, वो तो संस्थापक थे। एमजी रानडे ने इसे पूरे देश में पहचान दिलाई, और आरजी भंडारकर, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इस आंदोलन को एक मजबूत बौद्धिक आधार दिया। जरा सोचिए, उस दौर में जब जानकारी पर कुछ खास लोगों का ही कंट्रोल था, महाराष्ट्र के इन बुद्धिजीवियों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी हथियार की ताकत को पहचाना, और वो था प्रिंटिंग प्रेस। इस वैचारिक क्रांति के सबसे पहले नायकों में से एक थे बाल शास्त्री जांभेकर। वो उन शुरुआती लोगों में से थे जो ये समझ चुके थे कि अगर समाज को सच में बदलना है तो पहले लोगों की सोच को बदलना होगा, और बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई। जांभेकर जी ये बात बखूबी जानते थे कि विचार अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने 2 अखबारों दर्पण और दिग्दर्शन के जरिए एक ऐसा मंच तैयार किया जहां वो पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं पर खुलकर सवाल उठा सकते थे, वैज्ञानिक ज्ञान को फैला सकते थे, और सबसे जरूरी, लोगों के बीच एक क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चेतना पैदा कर सकते थे। उनका काम इतना जबरदस्त और इतना बुनियादी था कि आज भी उन्हें बहुत सम्मान के साथ मराठी पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि उन्होंने ही पत्रकारिता को सामाजिक बदलाव के एक शक्तिशाली औजार के रूप में स्थापित किया था। अब मिलते हैं गोपाल हरि देशमुख से। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा उनके उपनाम लोकहितवादी से जानते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है लोगों का भला चाहने वाला। तो जो उनका चुना हुआ नाम था, वही उनका मिशन भी था। अपने प्रभावशाली साप्ताहिक अखबारों में उन्होंने लगातार एक ही बात पर जोर दिया, तर्कवाद। वो लोगों से अपील करते थे कि आंख बंद करके किसी भी बात पर विश्वास मत करो, हानिकारक परंपराओं को मत मानो, बल्कि हर बात को तर्क की कसौटी पर परखो, एक आधुनिक और मानवतावादी नजरिया अपनाओ। इसी कड़ी में एक और जबरदस्त बौद्धिक शक्ति थे गोपाल गणेश आगरकर। अगर बाकी सुधारक तर्क और विवेक के लिए दरवाजा खोल रहे थे, तो आगरकर ने उसे धक्के से पूरा खोल दिया था। उनका मानना था कि किसी भी सामाजिक प्रथा को मापने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैमाना होना चाहिए, तर्क और बुद्धि, और कुछ नहीं। उनके अखबार का नाम भी बिल्कुल सटीक था, सुधारक, और ये अपने नाम पर पूरी तरह खरा उतरा। ये उस समय के सबसे प्रगतिशील विचारों का एक मंच बन गया, जो अक्सर समाज में तीखी बहस छेड़ देता था और समाज की जो स्थापित मान्यताएं थीं, उनको सीधे सीधे चुनौती देता था। लेकिन इस सुधार आंदोलन की मशाल सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं थाम रखी थी। इसमें कुछ बहुत ही साहसी महिला आवाजें भी उभरी, और उनमें से एक सबसे बुलंद आवाज थी ताराबाई शिंदे की। उनकी किताब स्त्री पुरुष तुलना, समझिए कि उस समय के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। ये पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ होने वाले पाखंड और दोहरे मापदंडों की एक बहुत ही तीखी और बेबाक आलोचना थी।
अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये देखना बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे इन सुधारकों के व्यक्तिगत प्रयास धीरे धीरे संगठित आंदोलनों में बदल गए। तो अब हम अकेली आवाजों और अखबारों से आगे बढ़कर उन बड़े संस्थानों की बात करेंगे जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को एक संस्थागत रूप देने के लिए बनाया गया था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में महान दूरदर्शी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका मकसद ऐसे समर्पित भारतीयों को ट्रेनिंग देना था जो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाने के लिए तैयार हों। और गोखले का प्रभाव कितना गहरा था, इसे समझने के लिए बस ये जानना काफी है कि उन्होंने किसे मार्गदर्शन दिया। वो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। ये बात अपने आप में दिखाती है कि उनके विचार आने वाली पीढ़ी के नेताओं के लिए कितने जरूरी थे, जिन्होंने आगे चलकर उपमहाद्वीप का भविष्य तय किया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी सेवा सदन, जिसे 1908 में सुधारक B.M. मालाबारी ने स्थापित किया था। जहां गोखले की सोसाइटी का ध्यान राजनीतिक नेतृत्व पर था, वहीं मालाबारी का संगठन सीधे तौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए समर्पित था। इसका मिशन बिल्कुल साफ और दो तरफा था। पहला, बाल विवाह जैसी प्रथा के खिलाफ लड़ना, और दूसरा, विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकारों का समर्थन करना, जो उस समय एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम माना जाता था। साल 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई। इसके साथ ही सुधार का ध्यान शहरी क्षेत्रों की तरफ और गहरा गया। यह संगठन आम लोगों और खास तौर पर मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, जो अक्सर बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रहते और काम करते थे। और ये लीग सिर्फ एक स्थानीय संस्था बनकर नहीं रह गई, इसने भारत में संगठित मजदूर आंदोलन की नींव रखी। और आप देखिए, सिर्फ 9 साल बाद यही संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC में विकसित हुआ। यह सामाजिक सेवा से लेकर राजनीतिक कार्यवाही तक का एक बहुत ही स्पष्ट विकास दिखाता है। तो अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इन सभी कोशिशों का, इन बहसों का और इन आंदोलनों का आखिर नतीजा क्या निकला? आज के भारत पर इनकी स्थायी विरासत क्या है? देखिए, इनकी विरासत बहुत विशाल है। इन सुधारकों ने ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। उन्होंने ही सबके लिए शिक्षा की वकालत की और समानता को एक मुख्य राष्ट्रीय मूल्य के रूप में स्थापित किया। असल में उन्होंने उन विचारों के बीज बोए जो बाद में हमारे भारतीय संविधान में खिल उठे। इन सुधारकों की जो भावना है, सवाल करने की, चुनौती देने की और एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की, वो आज भी ज्ञान की खोज में जीवित है। तो सीखते रहें, सवाल करते रहें। एडू सचिन की इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।